जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आप सभी जानते हो सीए फाउंडेशन मई 25 का जो बिजनेस लॉ पेपर नंबर 2 का एग्जाम हुआ था वो 17 मई को हुआ था। एग्जाम वाज मॉडरेट, थोड़ा लेंदी था हम कह सकते हैं, पर टफ इसको बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं और हमने देखा कि बच्चे उसका सोल्यूशन जानना चाह रहे हैं पर सिर्फ मिसगाइड या मिसलीड हो रहे हैं, तो हमें लगा क्यों ना इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करें ताकि बच्चों की कंफ्यूजन दूर हो सके। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम मई 25 क्वेश्चन पेपर जिसमें बच्चे एक्चुअली कंफ्यूज हुए हैं। राइट, तो उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे प्रॉपर आंसर के साथ डिस्कस करेंगे। नो ओवरव्यू, नो रिव्यू, प्रॉपरली आंसर्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। राइट, तो वीडियो को एंड तक आप जरूर देखेंगे। चलिए, सबसे पहला है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन में लिखा है स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग कंपनीज कैन बी ट्रीटेड एज स्मॉल कंपनी विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था क्या इन कंपनियों को स्मॉल कंपनी मान सकते हैं क्या, ये आपको बताना था। राइट, तो आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं एक बार स्मॉल कंपनी का आपको क्राइटेरिया बता देती हूँ। तो स्मॉल कंपनी किसी भी प्राइवेट कंपनी को कहा जा सकता है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ या उससे कम है और जिसके टर्नओवर 40 करोड़ या उससे कम है। ये एंड है, मतलब दोनों कंडीशन पूरी होनी ज़रूरी है। राइट, इसके अलावा स्मॉल कंपनी कोई भी होल्डिंग कंपनी नहीं हो सकती है, कोई भी सब्सिडरी कंपनी नहीं हो सकती है, कोई भी सेक्शन 8 कंपनी नहीं हो सकती है और कोई भी स्पेशल एक्ट की कंपनी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अगर आप होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडरी हो, सेक्शन 8 हो या स्पेशल एक्ट कंपनी हो तो आप भले ही इस लिमिट में फॉल करोगे, स्टिल आप स्मॉल कंपनी नहीं बन पाओगे। साथ के साथ अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो भी अगर आप लिमिट में फॉल कर रहे हो तो भी स्मॉल कंपनी नहीं बन पाओगे, क्योंकि ये पॉइंट सिर्फ प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। राइट, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है STS प्राइवेट लिमिटेड जिसके टर्नओवर है 10 करोड़ एंड पेड अप कैपिटल है 1 करोड़। तो टर्नओवर यहाँ पे 40 करोड़ से कम है एंड पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है। ठीक है, दोनों ही लिमिट में आ रही है, STS प्राइवेट लिमिटेड और प्राइवेट भी है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड के पास, प्राइवेट लिमिटेड ने इशू कर रखे हैं 1 लाख शेयर्स ऑफ 100 ईच। इस तरीके से उसकी 1 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल बन रही है। इसमें से 60,000 शेयर्स हेल्ड करे हैं यूवी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ने। तो STS प्राइवेट लिमिटेड के 1 लाख शेयर्स में से 60,000 शेयर्स STS आपके यूवी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के पास है, यानी कि 60% शेयर्स यूवी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड होल्ड करता है STS के, यानी कि STS तो सब्सिडरी बन गई यूवी इंफ्राटेक की। अब STS सब्सिडरी बन गई है यूवी इंफ्राटेक की, तो क्या वो लिमिट में होने के बावजूद भी स्मॉल कंपनी कहलाई जाएगी? नहीं। समझे आप मेरी बात? तो इसका आंसर था नो, ये स्मॉल कंपनी नहीं बन पाएगी। प्रॉपर आंसर मैं अभी आपको शो करूंगी। दूसरा पॉइंट है ZX लिमिटेड जिसके पेड अप शेयर कैपिटल है 3 करोड़ एंड टर्नओवर है 35 करोड़। तो पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 40 करोड़ से कम है, पर फिर भी ये स्मॉल कंपनी नहीं बन पाएगी। रीज़न इसकी ये पब्लिक है, लिमिटेड लिखा है देखो। अब क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है तो स्मॉल कंपनी नहीं बन पाएगी, तो अल्टीमेटली दोनों ही केसेस में ये स्मॉल कंपनीज नहीं बन पाएंगे। ये हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, उन्हें सही से आंसर ही नहीं मिल रहा है। दिस इज द करेक्ट आंसर। राइट, चलिए आइए आंसर देखते हैं। एज पर दी सेक्शन 2 clause 85 of Companies Act 2013, small company means company other than public company having paid up share capital not exceeding 4 crore and having turnover not exceeding 40 crore as per latest P&L account, provided that the company is not public company, holding or subsidiary company, company registered under section 8 और company governed by special act। ठीक है, ऑल्सो आप फिर यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन भी दोगे क्योंकि वो भी प्रोविजन लग रहा है। ऑल्सो एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ टोटल वोटिंग पावर। तो सब्सिडरी का मतलब आपको पता है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल हो रहा हो या फिर आधे से ज़्यादा की वोटिंग पावर कंट्रोल हो रही हो। हमारे क्वेश्चन में 60% की वोटिंग पावर कंट्रोल हो रही है।
राइट। तो जिसकी वोटिंग पावर कंट्रोल हो रही है वो सब्सिडरी बन जाएगी, राइट। चलिए, फैक्ट ऑफ द केस में हम क्वेश्चन की समरी लिख देते हैं। हमने 2-3 लाइन में पूरा क्वेश्चन समराइज कर दिया। कंक्लूजन में आपको 2 पार्ट में आंसर करना है। पार्ट नंबर 1 STS के बारे में आप बताओगे। इन द अबव केस ऑल्दो STS प्राइवेट लिमिटेड क्वालिफाइज एज स्मॉल कंपनी अकॉर्डिंग टू कैपिटल एंड टर्नओवर, still it will not be eligible for being considered as small company as it is a subsidiary company of UV Infratech, ठीक है। and UV company is holding 60,000 shares out of 1 lakh shares which is more than 1/2 of voting power which is 60% of the voting power, right। सॉल्व करके भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। hence because of being a subsidiary company it is not qualified for being treated as being considered as small company। ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर क्या है ZX लिमिटेड के बारे में। ZX लिमिटेड जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 3 करोड़ है, टर्नओवर 35 करोड़ है, इसको भी हम स्मॉल कंपनी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, एज इट इज अ पब्लिक कंपनी एंड पब्लिक कंपनीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 85। क्लियरली पब्लिक कंपनी कैन नेवर बिकम अ स्मॉल कंपनी इवन दो वो लिमिट्स के अंदर हो, ठीक है। समझ में आ गया। आई होप इस क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचा है, राइट। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के बी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन कहता है द पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ACD लिमिटेड 80 करोड़ एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ 20 करोड़। तो इक्विटी है 80 करोड़ एंड प्रेफरेंस है आपकी ₹20 करोड़, किसकी? ACD लिमिटेड की। B लिमिटेड होल्ड्स इक्विटी शेयर इन ACD लिमिटेड वर्थ ₹15 करोड़। B लिमिटेड ACD में 15 करोड़ के इक्विटी शेयर्स होल्ड करती है एंड प्रेफरेंस शेयर होल्ड करती है ₹10 करोड़ के। क्वेश्चन में पूछा है क्या B लिमिटेड एसोसिएट कंपनी हो जाएगी क्या ACD लिमिटेड की? बताइए बताइए, क्या B लिमिटेड को एसोसिएट कंपनी माना जाएगा? तो एसोसिएट कंपनी होने के लिए क्या होना जरूरी है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना जरूरी है। पहली बात तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? 20% की वोटिंग पावर कम से कम आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है, अप टू 50%, क्योंकि 50% से ज़्यादा है तो सब्सिडरी हो जाएगी। तो अगर B लिमिटेड ACD लिमिटेड में 20% से लेके 50% तक की अगर वोटिंग पावर होल्ड कर रही होगी तो जिस कंपनी में शेयर्स होल्ड करे जाते हैं वो एसोसिएट बनती है, ठीक है। तो ACD फिर B की एसोसिएट बन पाएगी, राइट। ध्यान से देखो, आप जब वोटिंग पावर कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या आप प्रेफरेंस को काउंट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा कि प्रेफरेंस की भी वोटिंग पावर है। तो आप सिर्फ इक्विटी को कंपेयर करोगे। पहली बात तो इक्विटी इज 15 करोड़ आउट डिवाइड बाय 80 करोड़, इसको आप कैलकुलेट करोगे। एंड मैं आपको वैसे इजी से सॉल्व करके बताऊं तो 80 करोड़ का 20% होता है 16 करोड़, तो 15 करोड़ तो 16 करोड़ से कम है ना। तो 20% की वोटिंग पावर होल्ड ही नहीं हो रही है, एक प्रेफरेंस को तो हम देखेंगे ही नहीं। तो वाई टू गेट कन्फ्यूज्ड, वोटिंग पावर लिखा है सीधा सीधा, तो आप इक्विटी को ही देखो ना। क्वेश्चन में गिवन होता कि प्रेफरेंस की भी वोटिंग पावर है तो आप प्रेफरेंस को भी काउंट करते, अभी नहीं करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे 20% से कम की वोटिंग पावर होल्ड हो रही है तो एसोसिएट नहीं बन पाएंगे, सिंपल क्लियरली, ठीक है। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आ जाओ, एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 6 इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बट विच इज नॉट अ सब्सिडरी। और दूसरी बात आप ध्यान से देखो कि अगर B लिमिटेड ACD लिमिटेड के 20% शेयर्स कंट्रोल करती B तो ACD एसोसिएट बनती। तो इंस्टीट्यूट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आंसर कर सकता है कि B को एसोसिएट नहीं बोलेंगे, ACD को एसोसिएट बोला जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ तो एसोसिएट का रिलेशन ही नहीं बन रहा है, इसलिए बात ही खत्म हो गई। आ जाओ, क्या लिखेंगे? इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच दैट अदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, पर सब्सिडरी कंपनी को हम काउंट नहीं करते हैं और जॉइंट वेंचर भी आपकी एसोसिएट में आती है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मीनिंग बता दिया है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मीन्स कंट्रोल ऑफ एटलीस्ट 20% ऑफ वोटिंग पावर और कंट्रोल और पार्टिसिपेशन इन बिजनेस अंडर एन अग्रीमेंट। जॉइंट वेंचर मीन्स जॉइंट अरेंजमेंट, जहाँ पे एसेट्स पे जॉइंट कंट्रोल या जॉइंट राइट रहेगा पार्टीज का। फैक्ट ऑफ द केस में हमने क्वेश्चन को ही थोड़ा समराइज करके लिख दिया है।
कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि बी लिमिटेड एसोसिएट नहीं होगी एसीडी लिमिटेड की, बिकॉज वो सिर्फ 18.75% होल्ड करती है। आप 15 करोड़ बाई 80 करोड़ सॉल्व करोगे इंटू 100 करके, तो इतना आपका आंसर आएगा, विच इज लेस देन 20% ऑफ थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल नॉट बी काउंटेड हेयर बिकॉज उसमें कोई वोटिंग राइट नहीं है। ठीक है, और वैसे भी जिसमें शेयर होल्ड करा जाता है वो एसोसिएट बनती है। राइट, क्लियर? आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफरेंस को तो आप काउंट करोगे ही नहीं एसोसिएट को देखने में। ठीक है, अगर हम सीधा सीधा भी चले तो एसोसिएट का रिलेशन नहीं बन रहा है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी का सेकेंड पार्ट। राजू एंड हिज फ्रेंड्स अनिल हैव अप्रोच्ड यू टू हेल्प देम टू फॉर्म एलएलपी। तो राजू और उसके फ्रेंड आए हैं हमारे पास, एलएलपी बनानी है उनको, तो उसके बारे में बात करने आए हैं। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोज्ड एलएलपी इज टू रन अ चैरिटेबल स्कूल। वो एलएलपी बनाना चाहते हैं चैरिटेबल स्कूल चलाने के लिए, जो कि फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा टू पुअर चिल्ड्रन। आपका क्या सजेशन है अकॉर्डिंग टू एलएलपी एक्ट 2008? तो बेटा क्लियरली शायद आप भूल गए हो, एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। एलएलपी आपको बिजनेस फॉर प्रॉफिट के लिए ही आप फॉर्म कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, चैरिटेबल पर्पस के लिए आप नहीं कर सकते हो। आप पीपी बुक में देखोगे तो उसके फीचर्स में हमने क्लियरली मेंशन किया है कि एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल पर्पसेस। राइट, प्रॉफिट के लिए आप इसे सिर्फ फॉर्म कर सकते हो। प्रॉफिट के लिए बिजनेस करना है तो एलएलपी बनाओ, चैरिटेबल में जाना है तो कंपनीज बनाओ और सेक्शन 8 का लाइसेंस ले लो। राइट, आप उसको ट्रस्ट के फॉर्म में बना लो, बट एलएलपी नहीं बना सकते। राइट, तो इसका आंसर है कि हम उसे सजेशन देंगे कि आप एलएलपी को चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं बना सकते हो। एलएलपी का मीनिंग बता दो और बता दो कि सिर्फ प्रॉफिटेबल पर्पस के लिए ही एलएलपी बनाई जा सकती है। राइट, आ जाओ। As per section 11, subsection 1 of Limited Liability Partnership Act 2008, LLP can be formed by 2 or more persons for carrying on any lawful business with a view to earn profits. ठीक है, बिजनेस मतलब हर तरीके का ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस, ऑक्यूपेशन कुछ भी कर सकते हो, बट चैरिटेबल या नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज नहीं कर सकते। फैक्ट ऑफ द केस में हम क्वेश्चन की समरी लिख देंगे एंड कंक्लूजन में लिख देंगे, सिंस द प्रपोज्ड LLP is not intended to carry on business with a view to profit, hence it does not comply with requirement of section 11 subsection 1 of LLP Act. ठीक है, hence LLP cannot be formed for such purpose. लिख देंगे हम, देखो क्लियरली लिखा है। ठीक है, ये लिखना है आपको, इसको अंडरलाइन करना है। hence LLP cannot be formed for this purpose. राजू एंड अनिल, इसको हम एडवाइस दे सकते हैं कि आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हो एज पर कंपनीज एक्ट, या ट्रस्ट या सोसाइटी बना लो जो कि लीगल होते हैं स्ट्रक्चर्स फॉर कंडक्टिंग सच काइंड ऑफ नॉन प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज़, पर आप एलएलपी नहीं बना सकते। आपको इसके बारे में नहीं पता है, यह ज़रूरी नहीं है लिखना। जब मैंने आपकी एडिशनल नॉलेज के लिए बताया है या आपको पता हो सेक्शन 8 कंपनी तो आपको पता ही है ना, आप वो लिख सकते थे। नहीं भी लिखा है तो डोंट वरी। ठीक है, बस ये बताना है कि आप एलएलपी नहीं बना सकते। राइट, क्योंकि वो एलएलपी के बारे में पूछने आए हैं आपसे। क्लियर, यहाँ तक भी आपका आंसर एंड हो रहा है, इट इज़ वेल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। पता नहीं क्यों बच्चे इतना कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको अपने कॉन्सेप्ट पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? चलिए, आपको कहीं से रॉन्ग आंसर मिल भी रहा है तो यू शुड बी फर्म कि नहीं मेरा कॉन्सेप्ट सही है, यही आंसर सही है जो मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास बेसिस है, मेरे पास रीज़न है, बुक में ये लिखा है तो उसके हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, कोई अगर आपको गलत भी बता रहा है तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ विद रीजंस कि क्यों आप सही हो। समझ में आया क्या? चलिए, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। इट इज़ अगेन वेरी कंफ्यूजिंग, थोड़ा लेंथी था, बच्चे वैसे भी कंफ्यूज हो गए। आओ ध्यान से देखो, एस ने परचेज की है ड्रेस फ्रॉम रेप्यूटेड शोरूम एंड पेमेंट में उसने कर दी है कैश में। ठीक है, द ड्रेस शी परचेज रिक्वायर्ड सम ऑल्टरेशन, ड्रेस खरीद लिया पर उसमें ऑल्टरेशन की ज़रूरत थी। शॉपकीपर ने एश्योर किया एस को कि बस एक दिन लगेगा ड्रेस को ऑल्टर कराने के लिए, और अग्री किया कि एक बार ऑल्टर हो जाएगा तो शॉपकीपर इन्फॉर्म कर देगा फ़ोन पे और वो ड्रेस को कलेक्ट कर लेगी। नेक्स्ट डे बाय इवनिंग ड्रेस ऑल्टर हो गई थी, रेडी हो गई थी, बट शॉपकीपर फॉरगॉट टू इन्फॉर्म एस कि ड्रेस रेडी है। इन द मीन टाइम शॉर्ट सर्किट हो जाता है डिलीवरी काउंटर के पास और आग लग जाती है। ठीक है, और जो कुछ पैकेट डिलीवरी के लिए रेडी थे जिनमें वो ड्रेस भी थी उसमें आग लग जाती है। 10 दिन वेट करने के बाद जब एस खुद गई ड्रेस को कलेक्ट करने के लिए तो उसे बताया गया कि तुम लेट आए हो और तुम्हारी ड्रेस जल गई है।
लॉजिकली देखो एस की गलती थोड़ी ना है ना। एंड उसकी ड्रेस जल गई है आग में। एस ने बोला फॉर रिफंड ऑफ मनी, बोला लड़की ने मुझे तो पैसे दो वापस भाई। शॉपकीपर रिफ्यूज्ड बाय सेइंग कि ड्रेस वाज केप्ट रेडी, अगले दिन ही हमने तो रेडी कर दी थी। एंड द लॉस ड्यू टू फायर अकर्ड आफ्टर अ वीक, भैया हमने तो ड्रेस अगले दिन ही रेडी कर दी थी, आप लेके नहीं गए हो, और आग तो एक हफ्ते बाद लगी है। और दुकान वाले ने लायबिलिटी को मानने से मना कर दिया, बोला कि एस अगर आप ड्रेस कलेक्ट कर लेते तो आपकी ड्रेस बच जाती। एस ने इंसिस्ट किया कि वो तो कॉल का वेट कर ही रही थी, तो भैया मेरी गलती नहीं है, आप मुझे पैसा रिफंड करो। ठीक है, आपको बता रहा है विद रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, क्या शॉपकीपर लायबल होगा टू गिव द रिफंड? बताइए, दिल से तो आपको पता लग गया कि लायबल होगा, गलती तो शॉपकीपर वाले की ही है, तो आंसर तो यस आएगा। प्रोविजन कौन सा लगेगा याद करो। स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, सेक्शन 21। गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में नहीं थे, ऑल्ट्रेशन करना बाकी था, तो जब वो डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगे और सेलर बायर को इन्फॉर्म कर देगा, तब ओनरशिप बायर के पास होती है। सेक्शन 21 साफ साफ कहता है। तो अब आईसीआई चाहे तो इसके अलावा भी कोई प्रोविजन लगा सकता है, ठीक है, ये तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक गुड्स हैं, गुड्स पहले ही पसंद कर लिए थे, ड्रेस पहले ही पसंद कर ली थी, कैश पे किया नहीं किया इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और डिलीवरेबल स्टेट में लाना था, उनको ऑल्टर करना था। और जब भी ऐसा होता है तो जब डिलीवरेबल स्टेट में आ जाता है तो सेलर जब बायर को इन्फॉर्म करता है तब बायर के पास ओनरशिप जाती है। यहाँ पे बायर को इन्फॉर्म ही नहीं किया गया तो बायर के पास ओनरशिप गई ही नहीं, तो एस इज नॉट लायबल, शॉपकीपर इज लायबल टू पे द प्राइजेस। गॉट इट? समझ में आया? तो यहाँ पे शॉपकीपर लायबल होगा कॉस्ट ऑफ ड्रेस एस को रिफंड करने के लिए। सेक्शन नंबर 21, सीधी सी बात है। आ जाओ। As per section 21 of Sale of Goods Act, when there is a contract for sale of specific goods and seller is required to do something to the goods, जैसे alteration etc., उनको deliverable state में लाने के लिए property in goods does not pass to the buyer until such act is completed and buyer is informed, और या उसे नोटिस मिल जाए कि गुड्स रेडी हैं। फर्दर एक और चीज़ है, सेक्शन 26 कहता है कि जब तक ओनरशिप नहीं जाती है, जब तक रिस्क भी नहीं जाता है, दैट इज गुड्स रिमेन एट सेलर्स रिस्क अंटिल ओनरशिप पासिस टू द बायर। और एक और पॉइंट लग रहा है कि अगर सेलर के फॉल्ट से डिलीवरी डिले होती है तो भी रिस्क सेलर का ही होता है। ठीक है, ये भी हम लिख देंगे, ये भी लग सकता है। आइए, फैक्ट ऑफ द केस में क्वेश्चन की समरी आ गई है। इतने बड़े क्वेश्चन को हमने 4 लाइन में समराइज कर दिया है। उसके बाद हम कंक्लूजन लिखेंगे। इन दिस केस सिंस द ऑल्ट्रेशन वॉज पेंडिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, तो शॉपकीपर की ड्यूटी थी इसको इन्फॉर्म करना ऑल्ट्रेशन के बाद। ठीक है, ओनरशिप पास नहीं होगी अंडर सेक्शन 21 एंड रिस्क सेलर का ही रहेगा। हेंस कंक्लूजन अंडरलाइन के साथ, शॉपकीपर इज लायबल फॉर लॉस ऑफ गुड्स एंड मस्ट रिफंड द अमाउंट पेड बाय एस। कोई डाउट की ही बात नहीं है। समझ में आया? तो ये कुछ क्वेश्चंस मुझे लगे थे जो बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे थे, बच्चे परेशान हो रहे थे इसको लेके, तो उनका सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। आई होप आपको अब तसल्ली मिली होगी। ठीक है, आपको कुछ रिलैक्स लगा होगा कि हाँ मैंने यही लिखा है और मेरा आंसर करेक्ट है, राइट? अगर ऐसा है, वीडियो यूजफुल लगी है तो इसको लाइक करेंगे एंड कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये इनिशिएटिव कैसा लगा, जहाँ में हमने कोशिश की है कि हम बच्चों के डाउट्स को रिजॉल्व कर सकें। जो पेपर में क्वेश्चंस के आंसर्स को लेके वो परेशान हो रहे हैं और उन्हें करेक्ट सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, तो उसमें ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आगे बढ़ के बच्चों की हेल्प करे, राइट? तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके तो ज़रूर बताएंगे कि कैसा लगा, राइट? आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।